चलो यहाँ देख लो, हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में कुछ चैप्टर हमने करा दिया है, नदियाँ करा दिया बिहार का, बिहार विशेष करा दिया है, कई चैप्टर को मैंने कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग कुछ चैप्टर को लेके आए हैं। बिहार में यहाँ देख रहा है स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं, मतलब नदी घाटी परियोजनाएं से भी पूछे जाते हैं, और विशेष करके बिहार के एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो बिहार से पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आप दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं का जो है ना चित्र जो है ना आपके मैप के जरिए दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, ये सारा नदी घाटी परियोजनाएं हैं। अब ये नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती है, तो नदियों के द्वारा जो घाटी बनाई जाती है उसी को नदी घाटी परियोजना के नाम से हम जानते हैं। अर्थात उस पर कुछ न कुछ डैम वगैरह बनाए जाते हैं जिसके लिए सिंचाई किया जाता है, तो उसी को हम नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो दिख रहा है आपका नदी घाटी परियोजना में त्रिवेणी नहर है, ठीक है, सारण नहर है, तिरहुत नहर है और तेउर नहर है। ये सारे के सारे जो है ना गंडक नदी पर बनाए गए हैं। तो ये पूछा जाता है कि भाई तेउर नहर परियोजना जो है ना नदी घाटी परियोजना किस पर है, तो गंडक नदी पर। बस इससे यही सवाल पूछे जाते हैं कि तेउर किस पर है, उसके बाद है तिरहुत किस पे है। उसी तरीके से आपके से जितने भी मैंने अभी बताया है, त्रिवेणी है, सारण है, तेउर है और उसके बाद है तिरहुत है, ये सारे के सारे गंडक नदी पर बनाए गए परियोजना हैं। बस इतना ही पूछा जाता है कि किस नदी पर है, तो ये ध्यान रखिएगा गंडक नदी पर है। गंडक नदी के बारे में हम कल ही पढ़ लिए थे। अब ये गंडक नदी जो है ना, गंडक नदी का उद्गम जो है ना, ये आप देख लीजिए, ये नेपाल से आ रहा है उद्गम निकल करके। तो इसी नदी पर जो है ना बनाया गया है, जिस जगह पर बनाया गया है वही नाम दे दिया गया। ठीक है, आगे देख लीजिए, बोल रहा है कि सिंचित भूमि, जो इससे भूमि जो सिंचाई होती है, मतलब ये भूमि सिंचाई के लिए बनाया गया है, मतलब खेतों को सींचने के लिए। तो खेतों के सींचने के लिए जब बनाया गया है तो टोटल जो एरिया है 43.86 लाख हेक्टेयर सिंचित कर रहा है। 43 पॉइंट। तो पूछा जाता है कि बिहार में कितने भूमि है जो नहरों से सिंचित किए जाते हैं, तो नहर से मतलब नहर से पानी पटाए जाते हैं, सिंचित करने का मतलब नहरों से पानी पटाए जाते हैं, तो 43.68। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। लगभग परसेंटेज में देखा जाए तो ये है 86%। ठीक है, 87 मान के चलिए। अब हम कोसी नदी की बात करते हैं कि जैसा कि हमने बताया था आपका कि कोसी नदी का उद्गम स्थल यहाँ, ये भी नेपाल में पड़ता है, ये नेपाल तिब्बत में। तो यहाँ से आती है कोसी नदी और यहाँ गंगा में समा जाती है। तो इस तरह से आपको देखना है, जो इस पर नदी घाट जो परियोजनाएं बनाए गए हैं वो कोसी नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। पूर्वी कोसी नहर के नाम से जाना जा रहा है, पश्चिमी कोसी नहर के नाम से जाना जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर इधर लगा हुआ है तो पूर्वी हो गया, इधर लगा हुआ है तो पश्चिमी। मतलब नहर के साइड में अगर पूरब से लगा है तो पूर्वी कोसी नहर और पश्चिम के साइड से लगा है तो पश्चिमी कोसी नहर। अब उसके बाद आपको है, ये देख लीजिए, ये जो है ये आपका है राजपुर नहर है। तो पूछा जाता है कि राजपुर नहर किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर है। ठीक है, बांध हनुमान नगर बांध, ठीक है, हनुमान नगर बांध भी आपका है कोसी नदी पर। तो ये सारे चीज़ आपको कोसी नदी से याद रखना है। तिरहुत तेउर और उधर गंडक पर बताए हैं, और इधर जो है आपको है पश्चिमी पूर्वी, तो पश्चिमी पूर्वी और साथ में राजपुर है और हनुमान नगर है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये नदी घाटी परियोजना ज़्यादा नहीं है, बस कुछ नदियों पर बनाए गए हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो सोन नदी है, जो कि हमने आप कल ही बताया था, सोन नदी का उद्गम जो है ना मध्य प्रदेश के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। तो ये जो सोन नदी मध्य प्रदेश से आता है तो पहले यूपी में इंटर करता है, यूपी के इंटर करने के बाद बिहार में इंटर रोहतास में कर जाता है। तो ये चीज़ मैंने कल बताया था। आज देख लीजिए, ये सोन नदी परियोजना जो है, ये जो है पूर्वी सोन नहर है और पश्चिमी सोन नहर है। मतलब पूर्व से बना तो पूर्वी सोन नहर और पश्चिम से बना तो पश्चिमी सोन नहर। इस तरह से ध्यान रखिएगा, यहाँ भी पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर है। उसके बाद है आप यहाँ पे दिया गया है कि नोट, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कोसी मेची नदी परियोजना है। ठीक है, पहली जोड़ जो है ना, कोसी और मेची को जोड़ा जा रहा है, कोसी नदी को और मेची नदी को जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए है जोड़ परियोजना जो है, जोड़ योजना जो है ना कोसी और मेची है। तो ध्यान रखिएगा, बोला जाता है कि कोसी मेची जो है ना हाल ही में परियोजना स्टार्ट हुआ है, तो वो किस नदी को जोड़ रहा है, तो कोसी और मेची को।
बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों के द्वारा होता है। ये भी पूछा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा हम नहर से करते हैं कि नलकूप से करते हैं, तो हम नलकूप से करते हैं। क्या चीज़ से करते हैं? नलकूप से, याद रखिएगा। मतलब हमारे यहाँ सिंचाई का साधन नलकूप है। बस इतना ही हमारे यहाँ। भारत में भी वही है। हाँ, भारत में भी अधिकतर वही किया नलकूप। नहरों में ज़्यादातर जाल बिछा हुआ है आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नहरों का जाल। ऐसे हर जगह है नहर, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कम ही मात्रा में है जहाँ नहर की सुविधा है। जैसे पंजाब में नहर की सुविधा बनाया गया है, जो नहरों से पानी आ जाता है, समय समय पर आता है। जहाँ जहाँ सुखाड़ एरिया है वहाँ पर आता है। अब हम पढ़ेंगे, आपको यहाँ देख लीजिए, बिहार का जल प्रपात। बिहार का नदी घाटी परियोजना हो गया है, उतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। बिहार के जलप्रपात पढ़ेंगे। अब जलप्रपात का मतलब होता है झरना। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले हम चलेंगे यहीं से। ये जो है ना, आपको थोड़ा सा कम विजुअल है, लेकिन देख लीजिए, यहाँ है सियारकेड बुलफिरिया नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है? तो ये यहाँ भोजपुर में पड़ रहा है, ठीक है, भोजपुर में। ये ध्यान रखिएगा कि भोजपुर में है जलप्रपात। दिखाए जीआर खंड है। तो ध्यान रखिएगा कि जीआर खंड जो है ना, जीआर खंड परियोजना कहाँ है? जीआर खंड जो है जलप्रपात कहाँ है? तो जीआर खंड जलप्रपात भोजपुर में पड़ता है। ये ध्यान कर लीजिए कि जीआर खंड जलप्रपात जो है ना भोजपुर में पड़ता है। उसके बाद आपका है, उसके बाद यहाँ देख लीजिए, कुछ विशेष चीज़ दिए गए हैं। ये दिख नहीं रहा, अगले दिन करेंगे इसको। नहीं दिख नहीं रहा, चलो ठीक है। यहाँ पे बोला है बॉर्ड बैंडिंग स्टेशन। बॉर्ड बैंडिंग स्टेशन जो है की स्थापना की गई है कांवर झील पर। ये पूछा जा सकता है कि बॉर्ड बैंडिंग की स्थापना किस झील पर किया गया है? कांवर झील पर, ठीक है। बॉर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना भी इसी पर किया गया है, भागलपुर में किया गया है बॉर्ड रिंगिंग। ये हाल ही में की घटना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बॉर्ड बैंडिंग स्टेशन और बॉर्ड रिंगिंग स्टेशन, ये दो चीज़ बनाए गए हैं। तो कांवर झील जो है ना, आपको ध्यान रखना है, कांवर झील तो बेगूसराय में है, तो बेगूसराय में बॉर्ड बैंडिंग स्टेशन है और भागलपुर में बॉर्ड रिंगिंग स्टेशन है। ये दोनों नया हाल ही की घटना है, यहाँ पे दिया गया है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो न्यूज अभी का है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान आप लोग दरभंगा का सुने होंगे, कुशेश्वर स्थान। तो ये जो है ना क्षेत्रफल जो है ना 20 से लेकर के 100 वर्ग किलोमीटर में है और निर्माण कमला, करेह आदि नदियों पर किया गया है। मतलब कमला नदी और करेह नदी पर किया गया है। तो यह कुशेश्वर झील जो है ना किस नदी पर है? तो आपसे पूछा जा सकता है कमला नदी और करेह नदी, ठीक है। मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है ये, मछली ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे कमला और करेह नदी के झील जो है कुशेश्वर स्थान झील में। अब यहाँ पे दिया गया है कि 1972 में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। मतलब अब ये कुशेश्वर जो है ना, कुशेश्वर झील जो है ना पक्षी अभयारण्य के रूप में आ गया है। मतलब कब घोषित किया गया? 1972 में। तो ये ध्यान करिएगा कि कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? तो ये दरभंगा में पड़ता है, याद रखिएगा। मधुबनी, दरभंगा होगा, देख लीजिए ना कहाँ दिया है, यहाँ देख लीजिए लोकेशन ये है, ये दरभंगा है ना, दरभंगा में पड़ता है। अब उसके बाद सहरसा। सहरसा हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे महिलाओं में कम पढ़ा लिखा अगर है तो सहरसा है। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। तो सहरसा इसलिए याद करते हैं, और सहरसा को किस लिए याद करते हैं? तो सहरसा को हम गोकुर झील के लिए याद करते हैं। तो दो इन्फॉर्मेशन हम अभी बता दिए आपको इससे पहले। सहरसा को महिलाओं में सबसे कम पढ़े लिखे, मतलब सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो सहरसा में। उसके बाद है गोकुर झील भी कहाँ है? तो सहरसा में पड़ रहा है। सहरसा ये लोकेशन है, आप देख लीजिए, दरभंगा के बगल में पड़ता है। अब उसके बाद है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिमरी बख्तियारपुर झील निर्माण कजमुनिया, सदिया, कुंभी, गोबरा आदि झीलें के मिलने से है, ठीक है। ये गोकुर झील एक झील से नहीं मिला है, कई से मिला है, लेकिन आपको ये ज़्यादा नहीं,
खाली गोकुर झील याद रखना है, ठीक है। इसी से पूछा जाता है, किससे किससे मिला है सो नहीं पूछा जाता है, गोकुर झील को आपको ध्यान रखना है। आगे देख लीजिए, गोकुर झील हो गया। उसके बाद अभी ये कटिहार आपको दिख रहा है, जैसा कि बिहार के सबसे पूर्वी अगर जिला की बात करें तो कटिहार है, जो कि उत्तर बिहार की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये गोगा झील है। गोगा झील जो है ना, गोगा पक्षी अभयारण्य में कल भी बताया था, पक्षी अभयारण्य जब बता रहे थे तो गोगा झील उसी के नाम पर गोगा झील है। अब ये गोगा झील क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर में है, क्षेत्र मनिहारी में है। कहाँ पे है? मनिहारी में। तो याद रखिएगा कि मनिहारी जगह का नाम पूछा जा सकता है कि गोगा झील कटिहार के किस जगह पर है, तो मनिहारी में। इस झील के आसपास कई छोटी छोटी झीलें हैं, तो ये कई छोटी छोटी ये लोकेशन बता दिया है, लेकिन आपको गोगा झील को याद रखना है, सिर्फ गोगा झील आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए, अगला ये है बेगूसराय। बेगूसराय है जो कि हम अभी कांवर झील बताए हैं। बर्ड बैंडिंग स्टेशन की बात की है कि हाल ही में इस पर बर्ड बैंडिंग स्टेशन बनाया गया है। अब यहाँ पे है कांवर झील है कहाँ, तो आपको बेगूसराय, ये ध्यान रखना है कि बेगूसराय में आपका कांवर झील है। क्षेत्रफल दिया है 16 वर्ग किलोमीटर, ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखना है, बाद बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा गोकुर झील है ये, एशिया का सबसे बड़ा गोकुर झील कौन है, तो एशिया का सबसे बड़ा गोकुर झील आपका यही है, कांवर झील। याद रखिएगा, ये मतलब भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा गोकुर झील है, कांवर झील है। तो ये कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में, ठीक है। कांवर पक्षी अभयारण्य भी हम पढ़े थे कल। आगे ये देख लीजिए, ये आपका है नवादा। नवादा जो है ना दक्षिणी बिहार में पड़ता है। अब यहाँ काकोलत जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? ठीक है, काकोलत जलप्रपात है। और ये जो है ना कोडरमा पठार से उतरने वाली बाली धारा, मतलब बाली धारा पर है, बाली नदी के धारा पर है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। काकोलत झील जो है ना कहाँ है? नवादा में। काकोलत झील कहाँ है? नवादा में। और नवादा जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो किस नदी पर है, तो बाली नदी पर है, ठीक है। उसके बाद है, अब आपका आ गया है रोहतास, जो कि हम कल बताए थे कि सबसे पढ़ा लिखा अगर कहीं है तो रोहतास में। सबसे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं तो बिहार में, पुरुषों में सबसे ज़्यादा, महिलाओं में सबसे ज़्यादा, और ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, गोकुर मतलब रोहतास को हमको किन किन दृष्टि से, साक्षरता दृष्टि से तो याद रखना ही है, साथ में यहाँ ध्यान कर लीजिए ओखारिन कुंड। यहाँ पे ओखारिन कुंड पड़ता है जो गोपथ नदी पर है, ओखारिन कुंड। वही है सुखलदरी जो है ना जलप्रपात है, जो कनहर नदी पर है, ठीक है। ओखारिन हो गया और सुखलदरी हो गया। उसके बाद है आपका धुआं कुंड से पहले है दुर्गावती। ये दुर्गावती है, थोड़ा सा विजुअल कम है लेकिन ध्यान करिए, ये दुर्गावती जो है ना, दुर्गावती, हाँ तो बोल दे रहे हैं, दुर्गावती है। अब दुर्गावती है तो दुर्गावती दुर्गेवती नदी पर है, तो एक दुर्गावती हो गया, सुखलदरी हो गया और ओखरीन कुंड हो गया। ये 3 हो गए अभी तक। ये उसके बाद है धुआं कुंड है, एक धुआं कुंड है, और एक है आपका धुआं कुंड के बाद है खुआरी दाह, और खुआरी दाह के बाद है रामी कुंड। तो राकिम कुंड है, राकिम कुंड, ठीक है, राकिम कुंड। तो हाँ, सारे रोहतास में है। राकिम कुंड, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, राकिम कुंड हो गया, उसके बाद है एक खुआरी हो गया, उसके बाद है धुआं कुंड हो गया, धुआं कुंड के बाद आपको दुर्गावती हो गया, दुर्गावती के बाद खुलदरी हो गया, और ओखरीन कुंड हो गया। तो ये सारे रोहतास में है, थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ये ध्यान में कर लीजिए। अब भोजपुर का मैंने बता ही दिया है। भोजपुर में है आपका जियारखंड। कौन है? जियारखंड। भोजपुर में एक है जियारखंड, आप जियारखंड को याद रखेंगे। तो इतनी सारे हैं जो जलप्रपात है, आपको जलप्रपात याद रखना है। अब हम आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला है आपका बिहार की मिट्टियाँ। तो बिहार में अब कौन कौन से मिट्टी है सो देख लीजिए। बिहार में तराई मिट्टी है, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी है, बिहार में आपका बांगर मिट्टी है, ठीक है, बिहार में है लाल बलुई मिट्टी है। उसके बाद आपको बता दें, बिहार में करेल कैवाल मिट्टी है, बिहार में लाल पीली मिट्टी है, बिहार में
टाल मिट्टी, ठीक है। बिहार में आपका है खादर मिट्टी है और बिहार में तराई मिट्टी। तो ये सारे मिट्टियाँ हैं, मैंने बिहार की मिट्टियाँ बता दी, एक बार आप देख लीजिए। ये लोकेशन देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो है ना तराई मिट्टी, नेपाल के तराई क्षेत्रों में तराई मिट्टी है। मतलब नेपाल से जो सटा मिट्टी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इतना जगहों में आपको ये जो दिख रहा है घेरा हुआ, ये तराई मिट्टी पाया जा रहा है। उसके बाद पश्चिम चंपारण में इतना दूर में जो है ना आपको पाया जाता है पर्वत पादीय मिट्टी। पर्वत, क्योंकि यहाँ पे पर्वत है और पर्वत है इसलिए पर्वत के साफ नज़दीक जो मिट्टी पाया जाता है उसको हम पर्वत पादीय मिट्टी कहेंगे। और तराई मिट्टी जो है ना नेपाल के काते काते जो पाया जाएगा उसको हम तराई मिट्टी कहेंगे। तो ये पूछा जाता है कि तराई मिट्टी बिहार के किस भागों में पाया जाता है, तो नेपाल से सटे बिहार जो है ना, बिहार है वहाँ पर्वत पादीय मिट्टी पाया जा रहा है। उसके बाद है, या जिला का नाम दे देगा, हो सकता है। तो आपको पता है कि मैंने लोकेशन बता दिया कि यहाँ कौन जिला है, यहाँ ये सारे चीज़ मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में कवर कराया है कि कौन कौन ज़िले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। तो ये जिला का नाम दे सकता है ऑप्शन में, उस समय आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये मिट्टी आपको दिख रहा है, ये वाला मिट्टी, ये जो ये बीच वाला भाग में ये मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते थे। इसका मतलब है कि बांगर मिट्टी आपको, ठीक है। अब बांगर मिट्टी होता क्या है, ये जलोढ़ मिट्टी का ही एक भाग है। जलोढ़ मिट्टी का ही एक भाग है आपका बांगर मिट्टी। तो ये है आपका बांगर मिट्टी, ठीक है, जो कि यहाँ पे पड़ रहा है। अब उसके बाद हम बताएंगे आपको, एक मिनट, यही ना, देख लीजिए ये मिट्टी, ये बांगर है। बांगर की बात कर ले रहे हैं सबसे पहले हम। बांगर किसको कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ठीक है। ये उपजाऊ होता है, याद रखिएगा। धान उगता है, गेहूँ उपजता है, मक्का उपजता है, चना उपजता है, अरहर उपजता है। ये पश्चिम चंपारण दरभंगा के क्षेत्रों में पाया जाता है बांगर मिट्टी, ठीक है। पश्चिम चंपारण दरभंगा के क्षेत्रों में जो है ना बांगर मिट्टी पाया जाता है, ये ध्यान कर लीजिए। उसके बाद अभी हम बोले हैं पर्वत पादीय मिट्टी। पर्वत पादीय मिट्टी जो है आपको कहाँ मिल रहा है? तो उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम मतलब उत्तरी और पश्चिमी भाग में हिमालयन मिट्टी है यह, ठीक है। और ये जो है ना कंकरीले पथरीले होंगे, क्योंकि पहाड़ के नज़दीक है तो स्वाभाविक है कंकरीले और पथरीले होंगे, ठीक है। अब उसके बाद तराई मिट्टी की बात कर ले रहे हैं। तराई मिट्टी नेपाल के से सटे है। तो तराई मिट्टी में क्या होता है? उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र, मतलब जितना नेपाल से सटल है सब के सब, जैसे पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक, पश्चिम चंपारण यहाँ हुआ गया, किशनगंज यहाँ हो गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, जितना नेपाल से सटल है सब में आपको तराई मिट्टी मिलेगा, ठीक है। और ये मिट्टी में जो है ना धान, जूट, गन्ने की खेती होती है। धान की खेती होगी, जूट की खेती होगी और गन्ने की खेती होगी। अब ये देख लीजिए, ये वाला जो मिट्टी बुनका वाला जो दिख रहा है, ये वाला खादर मिट्टी है। मतलब खादर मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार है, खादर और बांगर। तो ऊपर में है आपका बांगर और नीचे में है आपका खादर, ठीक है। ऊपर में बांगर है और नीचे में खादर है। खादर क्यों है? क्योंकि आपको हम बताए थे कि बीच में कौन नदी बह रहा है? गंगा, कल ही बताए थे। अब गंगा के नदी के किनारे किनारे जो भी मिट्टी होगा क्या होगा? नया मिट्टी होगा। अब नया मिट्टी होगा तो नया मिट्टी को हम क्या कहेंगे? खादर मिट्टी कहेंगे। याद रखिएगा कि हम जलोढ़ पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। तो ये नया मिट्टी यहीं पर ना बाढ़ लाएगा गंगा नदी, तो जहाँ जहाँ बाढ़ ला रहा है वो सब नया मिट्टी बदल रहा है। तो नया मिट्टी बदल रहा है तो उसी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम सबसे उपजाऊ मिट्टी मानते हैं। मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा अगर उपजाऊ कोई मिट्टी है तो नवीन। तो जो भी इस क्षेत्र में जो भी बसा होगा या जो भी जिला होगा वो सब के सब उपजाऊ वाला जिला होगा। अब उसके बाद है इसमें उपजते क्या हैं? धान, गेहूं, मक्का, दलहन, जूट, ठीक है। पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। ये चीज़ बोल दिया कि पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्रों में ज़्यादा आपको खादर मिट्टी मिलेंगे। अब देख लीजिए अगला है आपका मिट्टी, ये जो बीच में दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये बीच वाला भाग में,
ये वाला बीच वाला भाग में दिख रहा है ताल मिट्टी है। अब जो उपजाऊ मिट्टी है उसके बगल में ताल मिट्टी है, और सबसे उपजाऊ अगर है कोई तो ताल मिट्टी, क्योंकि सबसे नदी में से सबसे सटा हुआ है, खादरों से ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, बोला है सबसे उपजाऊ मिट्टी है। 8 से 10 किलोमीटर गंगा के दक्षिण में, मतलब गंगा के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, और रबी फसल दलहन फसल के लिए ये उपयुक्त है, मतलब रबी और दलहन फसल इस पर होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, तो उस समय ताल अगर रहेगा तो आप ताल का ऑप्शन, कभी कभी ताल लिख देता है, कभी कभी टाल लिख देता है, तो याद रखिएगा ये दो, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे देख लीजिए ये वाला मिट्टी जो है, अब देख लीजिए दक्षिण बिहार में जो इतना दूर जो मिट्टी जो दिख रहा है, ये मिट्टी आपका जो है लाल पीली मिट्टी है। क्या है? लाल पीली मिट्टी। तो आप लोकेशन से समझ सकते हैं कि इधर भागलपुर पड़ रहा है, बांका पड़ रहा है, इधर आपको जमुई पड़ रहा है, नवादा पड़ रहा है, तो ये सारे ज़िले जो है ना, इधर गया पड़ रहा है। तो उस लोकेशन से आपको ध्यान रखना है कि इधर कौन कौन ज़िले हैं। मैप मैं पहले बता दिया हूँ, इसलिए मैप का आपका लोकेशन याद है तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन मिट्टी कहाँ है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये मिट्टी जो है ना लाल पीली मिट्टी है, ये कहाँ बोला है कि लोहा ऑक्साइड इसमें के कारण ये लाल हो जा रहा है। लाल पीली मिट्टी लोहा ऑक्साइड के कारण लाल हो जा रहा है, कम उपजाऊ होता है। अगर सबसे कम उपजाऊ कोई मिट्टी है तो यही वाला। ठीक है, अब बोला है कि मोटे अनाज इस पर उपजते हैं। अब कम उपजाऊ होते स्वाभाविक है, मोटा अनाज में बता सकते हैं कोई? मोटा अनाज में मकई मोटा अनाज में आता है, बाजरा मोटा अनाज में आता है, ये सब मोटा अनाज का चीज़ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देख लीजिए ये वाला मिट्टी जो दिख रहा है, ये वाला, ये आप करेल कैवाल मिट्टी है। करेल कैवाल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भी हम करेल कैवाल मिट्टी भी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को एक बांगर मिट्टी भी कहते हैं और करेल कैवाल मिट्टी भी कहते हैं। ये उपजाऊ जो है इसमें रबी फसल उपजाए जाते हैं। पटना और नालंदा के क्षेत्रों में करेल कैवाल मिट्टी आपको मिलेंगे। ठीक है, पटना और नालंदा के क्षेत्रों में। अब यहाँ पे देख लीजिए ये मिट्टी है, ये मिट्टी आपको लाल बलुई मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी। और लाल बलुई मिट्टी आपको कहाँ मिल रहा है? ठीक है, कैमूर पठारी क्षेत्रों में लोहे की अधिकता के कारण लाल बलुई मिट्टी आपको मिलेगा। कैमूर की पठारी क्षेत्र में, जहाँ कैमूर है उसके पठारी क्षेत्रों में आपको लाल बलुई मिट्टी मिलेगा। तो ये सारे चीज़ मैंने मिट्टिया का पूरा बता दिया है आपको। ये मिट्टी अब एक दो बार आप देखेंगे तो ध्यान रखेगा, एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि इस मिट्टी में कौन सी फसल उपजाई जाती है। ठीक है, या कौन मिट्टी सबसे कम उपजाऊ है। जलोढ़ मिट्टी को हम कौन कौन मिट्टी के नाम से जानते हैं, या बांगर को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगा या नई जलोढ़ मिट्टी होगा। तो इस तरह से ऐसे पूछे जाते हैं, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। मिट्टी से यही सवाल पूछे जाएंगे। आगे आ गया है आपका, आगे है बिहार की चट्टानें। बिहार में चट्टानें भी मिलती हैं। देख लीजिए बिहार में कौन कौन चट्टान है। ये चट्टान दिख रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद हम पहले मैप पर आपको दिखा दे रहे हैं, ये भी चट्टान है बिहार में, यहाँ पे है, ये भी चट्टान है, ये भी चट्टान है। ठीक है, ये ज़्यादा दूर चट्टानें है नहीं बिहार में, थोड़ा सा यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर आप देख सकते हैं तो दक्षिण बिहार में चट्टान ज़्यादा है, उत्तर बिहार में चट्टान नहीं है, क्योंकि समतल मैदान ज़्यादा है। ठीक है, दक्षिण बिहार में चट्टानें ज़्यादा है, जहाँ चट्टानें ज़्यादा है वहीं खनिज मिलता है। जैसा कि हम खनिज पढ़ाए थे तो आप देखे होंगे कि यहाँ खनिजों का भरमार है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि उत्तर बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई चट्टानें नहीं, खाली थोड़ा बहुत चट्टान यहाँ है। ठीक है, बाद बाकी कोई चट्टानें नहीं है, तो स्वाभाविक है खनिज भी नहीं है। ठीक है, तो अब इस बातों से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सबसे पहले उत्तर बिहार की। ये उत्तर बिहार, अब किसी बच्चा को ये भी समझ में नहीं है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार क्या होता है। तो बिहार को दो भाग में बांट दिए, हम बिहार को दो भाग में बांट दिए। इधर वाले को दक्षिण बिहार कह रहे हैं, ऊपर वाले को उत्तर बिहार कह रहे हैं। आगे समझ में। और इधर वाले को पूरब बिहार कह रहे हैं, इधर वाले को पश्चिम बिहार कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सॉरी, इधर वाले को पूरब कह रहे हैं, उधर वाले को पश्चिम। तो ये पश्चिम बिहार का हिस्सा है। किस बिहार का? पश्चिम। उत्तर पश्चिम भी आप बोल सकते हैं, मतलब उत्तर में भी है और पश्चिम में भी है, इसलिए उत्तर पश्चिम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ा बात है कि अब यहाँ ये कौन सा है, तो ये जो है चट्टानें हैं, ये इतना ही दूर चट्टान है, टर्शियरी बलित चट्टान है। ये किस क्रम की चट्टानें हैं? तो चट्टानें जो है ना टर्शियरी क्रम की है। कौन सी की है? टर्शियरी। ये कहाँ मिल रहा है? तो हिमालय के तराई क्षेत्र में, हिमालय के तराई क्षेत्र में जिला है पश्चिम चंपारण। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो पश्चिम चंपारण में जो चट्टान है वो किस क्रम की है? तो टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी क्रम की चट्टान है। और उसके बाद है
क्वाटनरी चट्टाने भी है। ये जो है ना उस ऊपर में क्वाटनरी है और नीचे में टर्शियरी है। मतलब कहने का मतलब है कि क्वाटनरी याद रखना है और टर्शियरी याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी आगे जाएगा कि भाई हिमालय के जो है ना ये पश्चिम चंपारण का सबसे ऊपर पश्चिम चंपारण में कौन क्रम की चट्टाने हैं, तो टर्शियरी, और उसके नीचे कौन है, क्वाटनरी। ठीक है, क्वाटनरी। ये जलोढ़ से बना हुआ है, ये भी जलोढ़ से बना हुआ है। ऊपर में ना क्वाटनरी है, देख लीजिए, ऊपर में क्वाटनरी है। अच्छा हाँ, एक मिनट सॉरी, ये टर्शियरी नीचे है, ऊपर में क्वाटनरी है, यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ ये टर्शियरी है। आगे समझ में, तो ये ध्यान रखेंगे। क्वाटनरी चट्टाने जो है आपका हिमालय के छोटा नागपुर पठारी का क्षेत्र है। ठीक है, और उसके बाद है आपको ये जो है टर्शियरी है हिमालय के तराई क्षेत्रों और पश्चिम चंपारण, इन चीज़ों में मिलता है। तो ये हो गया है। अब हम नीचे चलेंगे। नीचे ये जैसा कि आपको पता है कि ये रोहतास का एरिया है और ये सबसे पुरानी चट्टान है। इसको विंध्य क्रम की चट्टान कहते हैं। कौन क्रम की? विंध्य क्रम की। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टान जो विंध्य श्रेणी से है वो विंध्य क्रम की चट्टाने कहे जाएंगे। तो ये चट्टाने जो है ना विंध्य क्रम की है, और ये चट्टाने जो है ये वाला और ये वाला भाग जो है ना आपको ध्यान रखना है, ये धारवाड़ चट्टाने हैं। कौन है? धारवाड़ चट्टान। तो खनिज के दृष्टि से कौन क्रम की चट्टाने सबसे महत्वपूर्ण है? तो धारवाड़। ठीक है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किन जिलों में विंध्य क्रम की चट्टाने मिलते हैं। तो विंध्य क्रम की चट्टाने आपको रोहतास में मिलेगा, क्योंकि ये रोहतास का लोकेशन है। और इधर जितना भी है नालंदा, गया, ये सब जमुई, ये सब एरिया में कौन क्रम की चट्टाने मिलेगा? धारवाड़। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि धारवाड़ क्रम, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन है? धारवाड़ क्रम की चट्टाने। सबसे ज़्यादा कौन उपजाऊ है? धारवाड़। ये थोड़ा सा यहाँ पर भी चट्टाने हैं, यहाँ बांका में, तो याद रखिए यहाँ पर भी थोड़ा क्वाटनरी चट्टाने यहाँ पर भी मिलते हैं। तो दो जगह पर क्वाटनरी मिल रहा है, एक पश्चिम चंपारण में और यहाँ बांका का एरिया है। हालांकि ये झारखंड से सटा है, तो छोटा नागपुर पठार का ये हिस्सा है, ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, इसीलिए ये ध्यान में रखेंगे। आगे ये हो गया है, चट्टान हो गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे बिहार के वन। अब बिहार में वन कहाँ कहाँ है? तो देख लीजिए, बिहार में वन यहाँ है। ठीक है, बिहार में वन यहाँ है। बिहार में वन जितना रंगीन भाग आपको दिख रहा है, बिहार में वन इतना ही है, बाद बाकी बिहार में वन खाली है। ठीक है, अब इससे पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा बिहार में आपको वन कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे, यही ना, पश्चिम और पूर्वी चंपारण में होते हुए मुजफ्फरपुर में थोड़ा सा वन है। तो ये ध्यान कर लीजिए कि वन अगर कहीं है तो यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ नीचे वन है, ये वन दिख रहा है, बाद बाकी बीच में कोई वने नहीं है। तो बिहार में मात्र 7% 7 वन है, जबकि डेटा बताता है कि आपको 33.1/3% वन होना चाहिए। वन स्थिति रिपोर्ट ये बताता है कि अगर उस जगह संतुलित तभी माना जाएगा जब आपके यहाँ 33% वन होना चाहिए, लेकिन हमारे बिहार में कितना है? मात्र 7%। अगर भारत की बात कर ले तो भारत में वर्तमान में, ठीक है, 24 ओवरऑल 24% है लगभग में, हम बात कर रहे हैं 24 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 24% है। ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं। तो बिहार वन के मामले में कितना पीछे है समझ सकते हैं, और वन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी समझ सकते हैं। वन अगर नहीं होगा, यही कारण है कि बिहार की जो है जलवायु बदल रही है। बिहार की जलवायु बदलने का मेन रीज़न है बिहार में वन का विलुप्त हो जाना। ठीक है, जैसे जैसे वन घट गया है वैसे वैसे जो है ना पर्यावरण बदल गए हैं, और पर्यावरण बदलने से कभी सुखाड़ आ जा रहा है, तो कभी बाढ़ आ जा रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ऐसी प्रकृति आपदाएं हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि वन का कितना बड़ा महत्व है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम बात कर लेते हैं पश्चिम चंपारण में यहाँ पे बोला है कि कितना दूर में फैला हुआ है। वनावरण जो है ना 904 वर्ग किलोमीटर लगभग, याद रख लीजिए। यहाँ पे बोला है, यहाँ देख लीजिए दिया भी है 7.76, कुल वन क्षेत्र 7.76, पूरा एग्जैक्ट डाटा बता दिए 7.76, 513 वर्ग किलोमीटर 305.13 है, मतलब 305 वर्ग किलोमीटर में, मात्र 305 वर्ग किलोमीटर में ही वन है। मतलब ओवरऑल बिहार का क्षेत्रफल कितना क्या 7305 है? एक मिनट देख लो, हाँ सॉरी 7305 है। कितना है? 7305, 7305 कितना है? 7305। देखो हिल गया है क्या? ठीक है, 7305
तो ये ध्यान रखना है कि 7305 वर्ग किलोमीटर में यहाँ वन है। वो 7305 किलोमीटर कितना परसेंट हो रहा है बिहार के ओवरऑल? 7.76। 7 ये न्यू डेटा के अनुसार है, मतलब नया डेटा जो 2021 में आया है उसके अनुसार आपको 7.76 दिया गया है। ये ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है बिहार में वन आवरण कितना है, तो बिहार में परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आपको 7.76 होगा, और नहीं तो ये पूरा डेटा रहेगा तो 7305। ये बात देना। दो प्रकार के वन यहाँ पर मिलते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती या एक शुष्क पर्णपाती। ठीक है, एक आर्द्र पर्णपाती और एक शुष्क पर्णपाती। अब आर्द्र पर्णपाती देखिए यहाँ पे बोला है कि आर्द्र पर्णपाती कहाँ कहाँ मतलब आर्द्र वैसे वन वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जिस एरिया में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए वहाँ के वन को हम आर्द्र पर्णपाती वन कहेंगे। कौन वन कहेंगे? आर्द्र पर्ण। बिहार में तराई क्षेत्र में, जितना तराई क्षेत्र है, सोमेश्वर और दून क्षेत्रों में इस प्रकार के वन मिलते हैं। तो तराई क्षेत्र हम आपको इधर ही ना बताए हैं, नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र तराई क्षेत्र है। तो इधर आपको जो है ना, आपको कौन वन मिलेगा? आर्द्र पर्णपाती वन मिलेगा। बोला है यहाँ पे वृक्ष जो मिलेंगे आर्द्र पर्णपाती में, साल का वृक्ष मिलेगा, अशोक का वृक्ष मिलेगा, केन का वृक्ष मिलेगा, आम का वृक्ष मिलेगा, जामुन का वृक्ष मिलेगा। मतलब आर्द्र पर्णपाती में कौन कौन वन मिलते हैं, मतलब कौन कौन से पेड़ मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ देगा कि निम्न में कौन आर्द्र पर्णपाती का मतलब वन है या पेड़ है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कौन कौन है। साल हो गया, अशोक हो गया, केन हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया। इन सभी जो है ना आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ है शुष्क पर्णपाती। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन में क्या क्या है? यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन ऐसे स्थान जो 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। 120 से कम हुआ तो शुष्क हो गया, 120 से ज़्यादा हो गया तो आर्द्र हो गया। ठीक है, आर्द्र का मतलब होता है नमी वाला क्षेत्र, शुष्क का मतलब होता है मतलब सूखा हुआ क्षेत्र। तो मेरे ख्याल से आर्द्र और शुष्क में समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद है पश्चिम क्षेत्र में इस प्रकार के वन मिलते हैं। कहाँ, किन क्षेत्रों में? मध्यवर्ती और पश्चिम क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां पतझड़ के मौसम में गिर जाते हैं। हमारे यहाँ के पतझड़ के मौसम में गिरता है ना पत्ता, तो यानी कहने का मतलब पत्ता झड़ जाता है। तो हमारे यहाँ का जो भी वन है वो शुष्क पर्णपाती वन है। तो सबसे ज़्यादा अगर बिहार में पाया जाता है तो शुष्क पर्णपाती वन है। आर्द्र पर्णपाती वन कम पाया जाता है, शुष्क पर्णपाती वन ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ के पत्ते जितने भी हैं सब झड़ते हैं ना। तो झड़ने वाले जो पतझड़ वन है इसको हम पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं। शुष्क पर्णपाती वन को हम पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे दिया है कि साल का पेड़, बांस का पेड़, बांस का होता है ना, खैर का पेड़, ठीक है, अमल, ताल, महुआ, ठीक है, इन सभी पेड़ जो है ना आपको मिलेगा कहाँ? हाँ, तो जामुन का किस में मिलेगा? आर्द्र में। और महुआ का किस में मिलेगा? बांस का किस में मिलेगा? शुष्क में। आगे समझ में? यानी शुष्क आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे अधिक वनावरण जो है ना आपका प्रतिशत जो है ये वाला है, यहीं पे है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में आपको वन जो है ना जमुई में है, परसेंटेज के मामले में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, सीधे वन पूछा जाए तो आपको पश्चिम चंपारण होगा। कौन चंपारण? पश्चिम चंपारण। लेकिन अगर परसेंटेज के मामले में पूछा जाए तो आपको जमुई, ठीक है, जमुई में। ये ध्यान रख कर लीजिए, परसेंटेज पूछा जा रहा है कि सीधे पूछा जा रहा है। वहाँ पे एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो परसेंटेज में, तो परसेंटेज में 69 दशमलव समथिंग जो है ना आपको जमुई में वन है। और सबसे कम वनावरण जहानाबाद में है। यह है जहानाबाद, देखिए ये छोटा सा जिला है जहानाबाद, सबसे कम वन है। अगर सबसे कम वन आपसे पूछा जाए तो कहाँ बताएंगे? जहानाबाद। सबसे अधिक प्रतिशत के मामले में कहाँ बताएंगे? जमुई। आगे देख लीजिए, अगला बोला है यहाँ पे, ये देख लीजिए वनावरण जो है ना यहाँ पे 672 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे ध्यान कर लीजिए। उसका सबसे अधिक सबसे अधिक वनावरण जो है ना, वनावरण एक वृक्षावरण। देखो दो चीज़ होता है, एक ओवरऑल पूछा जाता है वृक्षावरण, ठीक है, एक वनावरण। तो दोनों को मिला करके ओवरऑल वन हो गया, ठीक है, एक वृक्षावरण है एक वनावरण। तो यहाँ पे कितना है? 256। तो सबसे ज़्यादा अगर वन है तो वन का आवरण जो है ना यहाँ पे है, ठीक है, वन का आवरण कैमूर में। आगे देख लीजिए, यहाँ पे कितना वन है? सबसे ज़्यादा यहाँ वन बता ही दिए हैं।
बाद बाकी यही है, बस ये डेटा 4 डेटा याद रखेंगे। बिहार में वन कितना परसेंट है 7.76। बिहार में ओवरऑल वन कितना है 7305। उसके बाद आपको सबसे कम वन कहाँ है जहानाबाद, सबसे अधिक वन परसेंटेज में कहाँ है जमुई, बनावरण में सबसे ज़्यादा वन, तो सबसे ज़्यादा बनावरण में वन पूछेगा तो कैमूर में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आर्द्र पर्णपाती वन किसको कहते हैं, शुष्क पर्णपाती वन किसको कहते हैं। उसके बाद है कि किन क्षेत्रों में आपको आर्द्र पर्णपाती वन मिलेगा, किन क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन मिलेगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आर्द्र पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती वन है, उसको हम पतझड़ी वन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो साल में एक बार वृक्ष के पत्ते गिरा देते हैं। आगे समझ में, इतना बात आपको वन से, बिहार के वनों से याद रखना है। वैसे हम जब हम वन का डेटा लाएंगे करंट में तो वहाँ पे स्पष्ट कर देंगे कि बिहार में कितना क्या वन है। आगे देख लीजिए बिहार की कृषि। अब हम बिहार की कृषि की बात कर लेंगे। बिहार की कृषि, तो बिहार में आपको पता ही है कि कौन कौन खेती होता है। गेहूँ का खेती होता है, दाल का खेती भी होता है, ठीक है, दूध उत्पादन भी होता है, ठीक है। उसके बाद है आपको सब्जी भी होता है, फल भी होता है बिहार में, शहद भी होता है, चावल भी होता है, गन्ना भी होता है, मक्का भी होता है। तो ये सारे बिहार के कृषि हैं, सब बिहार, ठीक है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है, याद रखिएगा। तो दूध इसीलिए कृषि के अंतर्गत, ठीक है। तो कभी कभी आपने मिश्रित कृषि सुना होगा। तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो ये नहीं कि 2 फसलों को उगा दे तो मिश्रित कृषि कहते हैं, उसको नहीं। कृषि मतलब खेती और पशुपालन मिला के मिश्रित कृषि के नाम से जाना है। खेती और फसल और ये पशुपालन मिला करके क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कृषि के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, दुग्ध उत्पादन भी पढ़ना है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ बोला है ये जो है ना गेहूं के उत्पादन कितना हो जा रहा है, तो ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दाल के उत्पादन में कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्र जो है ना अग्रणीय है ये दिया है। तो दाल के उत्पादन में है मुंगेर, ठीक है, मूंग, अरहर, मटर, खेसारी, दाल में कौन कौन आता है, ठीक है। और ये औरंगाबाद, नालंदा और पटना में होते हैं। कहाँ होते हैं? औरंगाबाद, नालंदा और पटना में ज़्यादातर दाल की खेती होती है। मक्का की खेती में देख लीजिए औसतन इतना मिलियन टन हो जाता है। और खगड़िया और सहरसा जो है ना अग्रणीय है उसमें, खगड़िया और सहरसा, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में ये इतना टन हो जाता है, मिलियन टन। और नालंदा डेयरी इसके लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा डेयरी है ये नालंदा डेयरी। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा डेयरी कहाँ है ना, ये पूछा जा सकता है कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा डेयरी कहाँ पे है, तो नालंदा बिहार में, ठीक है। उसके बाद है सब्जी। तो सब्जी में औसतन जो है ना 8.7 इतना मिलियन टन हो जाता है। 11% ओवरऑल 11% पर होता है खेती। अब किसमें क्या क्या होता है, आलू होता है, प्याज होता है, टमाटर होता है, फूलगोभी होता है, ठीक है। प्रमुख जिला में वैशाली आ गया, मुजफ्फरपुर आ गया, ठीक है, पश्चिम चंपारण आ गया, पूर्वी चंपारण आ गया, कटिहार हो गया और बेगूसराय। इन जिलों में सब्जी की खेती होती है, ठीक है। अब फल की खेती की बात कर ले तो फल की खेती में आप देख लीजिए देश का 6.7%। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितना परसेंटेज में फल की खेती होती है, 6.7। वही सब्जी की खेती में देख लीजिए 11 पॉइंट समथिंग बताएं, 11%। कितना है? 11%। तो ये पूछा जा सकता है, मतलब क्षेत्र पूछा जाता है कितने प्रतिशत भाग पर बिहार में फलों की खेती होती है, कितने प्रतिशत भाग पर सब्जी की खेती होती है। तो ये सब दूसरी बात है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन क्षेत्रों में फूलगोभी की खेती होती है। तो ये सब है, हाँ ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आप यहाँ देख लीजिए कि विश्व का 90%, देश का 85%, विश्व का 90% और देश का 85% जो है ना यहाँ पे होता है मखाना का उत्पादन। किसका उत्पादन? तो मखाना के उत्पादन में अग्रणीय है बिहार, सबसे नंबर 1 टॉप पर है मखाना, ठीक है। मखाना के उत्पादन में बिहार विश्व का कितना प्रतिशत उपजाता है? 90%। और देश का 85% मतलब मखाना बिहार में होता है। तो मखाना की खेती सबसे अग्रणीय है बिहार। उसके बाद है कितना हेक्टेयर क्षेत्र में होता है ये भी बताया है, ठीक है। अनारस के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है भारत, मतलब बिहार तीसरा स्थान पर है अनारस के उत्पादन में, ठीक है। हाँ 5वां स्थान है आम में, आम में 5वां है, तीसरा में है आपको है अनारस और नंबर 1 पर है मखाना। आ गया समझ में? अब शहद, लीची मुजफ्फरपुर, आप देख लीजिए यहाँ पे शहद है। शहद में देखिए शहद में औसत उत्पादन इतना है
और इतना मिलियन टन है। तो ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शहद का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। चावल की खेती बिहार में लगभग औसत उत्पादन 5 मिलियन टन है, और सुगंधित चावल भी यहाँ पे सुगंधित चावल भी उपजाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद गन्ना का इतना टन उपजता है। और गन्ना किन क्षेत्रों में, इधर इसी क्षेत्रों में ज़्यादातर उपजाए जाते हैं। मक्का का भी खेती होता है, सब चित्र ठीक है। दिया हुआ है सर, कहाँ कहाँ क्या होता है चित्र है रेले। हाँ, दे दिया है कि कौन कौन क्षेत्रों में कौन कौन खेती होता है। यहाँ ई क्या चीज़ है? गन्ना है। देख लीजिए गन्ना कहाँ कहाँ हो रहा है। वही गन्ना है। अच्छा, मक्का का है। यहाँ है दूगो सर, इधर है मक्का। मक्का वो नहीं है, मक्का का बाल दे रखा है, ये वाला है मक्का। ये क्या है? मटर है, सही है। चलिए ठीक है, हो गया ना। ये ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे अब सेशन एंड करते हैं, अगले दिन बताएंगे आगे चीज़।